नमस्कार, मी शुभांगी पांतावणे आणि आपले स्वागत आहे सायंकाळच्या महाराष्ट्र बुलेटिनमध्ये। बघूयात आत्ताच्या बातम्या सविस्तररित्या। वाढती कोरोना बाधितांची संख्या व अपुरा पडणाऱ्या आरोग्य सुविधा यांचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने माजी आमदार नरेंद्र घुले व माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांच्या प्रयत्नातून शहरातील स्वर्गीय मारुतराव घुले पाटील मंगल कार्यालयात 100 खाटांचे कोविड सेंटर उभारले आहे। या कोविड सेंटरचे उद्घाटन बुधवार दिनांक 21 एप्रिल रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्रीताई घुले यांच्या हस्ते करण्यात आले। शेवगाव शहर आणि तालुक्यात खासगी 7 आणि शासकीय 3 कोविड सेंटर कार्यरत आहे। आता माजी आमदार नरेंद्र घुले आणि माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांच्या प्रयत्नातून शेवगाव शहरातील स्वर्गीय मारुतराव घुले पाटील मंगल कार्यालयात 100 खाटांचे कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आहे। झाला असं मी जाहीर करते। तर फक्त एवढंच आहे की सर्वांनी सहकार्य करा, सर्वांनी इथं काळजी घ्या आणि सर्वांची म्हणजे मदत राहीलच, पण सगळ्यांनी स्वच्छ हात धुवा, वॅक्सिन याचा मास्क लावा आणि त्याचा वापर करा, सॅनिटायझरचा हे करा आणि कमी आहे कोविड तोपर्यंत जर काळजी घेतोय आपण आणि त्याच्यासाठीच आपण हे सेंटर उभं केले। कारण आज आपण बघतोय ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे किंवा रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे, पण जर आपण सुरुवातीला जर लवकरच जर काळजी घेतली तर तिथपर्यंत आपण जाणारच नाही आहे, लवकर कव्हर होऊ म्हणूनसाठी ही उपाययोजना आहे। जसं इमर्जन्सी बाकीच्या सोयी केलेल्याच आहेत, आपल्याला डॉक्टर आहेत, बोरसाहेब आलेले CO किंवा सांगाई डॉक्टर असतील उपस्थित, सगळ्याच डॉक्टरचे सहकारी आपल्याला आहे, इथल्या स्थानिक डॉक्टर्स आहेत, सभापती आहेत, सगळ्यांचंच खरं इथं योगदान राहील। मला एवढंच म्हणायचं आहे की सगळ्यांचं सहकार्य राहूया, पत्रकार असतील, सर्व बांधवांनी जर सहकार्य केलं तर हे कोविड सेंटर आपण खरंच चांगल्या पद्धतीने चालूया, एवढंच बोलते आणि थांबते। धन्यवाद। ओली हळदला व्यापारी 900 रुपये क्विंटल पोहोच करून मागत असल्याने या भावात शेतकऱ्यांचा लावलेला खर्च तो देखील निघत नाही। त्यामुळे चोपडा येथील वर्डी येथील शिक्षक यांनी व्यापाऱ्याला ओली हळद न देता स्वतः शेतातून आपल्या वाहनात ओली हळद भरून चोपडा येथे विक्रीसाठी घेऊन आले। स्वतः ओली हळद विक्री करत असताना हळदीला 40 रुपये किलो भाव मिळत असल्याने त्यांना समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले। तसेच शेतकऱ्यांनी आपला माल स्वतः बाजारात विक्री करायचे शिकलं पाहिजे, हा देखील सल्ला त्यांनी यावेळी दिलाय। तसेच शेतकऱ्यांनी आपला माल स्वतः बाजारात विक्री करायचे शिकलं पाहिजे, हा देखील सल्ला त्यांनी यावेळी दिला। हळदीचं उत्पन्न मी गेल्या 3 वर्षापासून घेतोय, परंतु मार्केटची व्यवस्था अशी आहे की व्यापारी खूपच पडून भाव मागत असतात। साधारणतः क्विंटलला 900 रुपये तेही पोच मागत असतात आणि एवढ्या कमी भावामध्ये लागलेला खर्च सुद्धा भरून निघत नाही। म्हणून मी अशा वेळेला शेतकऱ्यांनी स्वतः आपला माल विकायला शिकलं पाहिजे, याची त्यांना जाणीव आली पाहिजे। म्हणून स्वतः असलेल्या लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन या ठिकाणी विक्रीला उभा आहे। व्यापाऱ्यांना दिल्यापेक्षा जर स्वतः विकलं तर त्याच्यामध्ये साधारणतः 4 पटचं आपल्याला उत्पन्न जास्त येऊ शकतं। व्यापारी 9 रुपये किलोने मागतायत, परंतु या ठिकाणी 40 रुपये किलोने ओली हळद विकली जाते। म्हणून मी एक प्रयत्न केला की जर आपण गिराईकांना त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन जर आपल्याला ही सेवा देता येत असेल तर त्यांनाही बाहेर येण्याची गरज नाही, आपण घरपोच पण सेवा देऊ शकतो। आणि सध्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये फक्त 7 वाजेपासून ते 11 वाजेपर्यंत विक्रीची व्यवस्था आहे। त्याच्यामध्ये एवढ्या कमी कालावधीमध्ये आपल्याला माल देता येत नाही, म्हणून घरोघरी जर जाता आलं तर त्या माध्यमाने स्वतःचं वाहन घेऊन हा विक्री करण्याचा मी विचार केला आहे। जळगाव जिल्ह्यामध्ये दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांचा आकडा वाढत आहे, त्यातच जिल्ह्यात कुठेही बेड उपलब्ध नाहीये। रुग्णांची परिस्थिती अतिशय बिकट बनली आहे, म्हणूनच पाहिजे तिथे प्रशासनाच्या वतीने ठिकठिकाणी कोविड सेंटर उभी करण्यात येत आहेत। यातच भुसावळमध्ये जामनेर रोडवरील येथे सिंधी कॉलनी येथे हिरो होंडा शोरूमला आता कोविड सेंटर बनविण्यात आले आहे। आज रोजी येथे 29 रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत। यातच रुग्णांचे नातेवाईक बाहेर बसतात, यातच वापरलेले मास्क वगैरे इतरत्र फेकून दिले जात आहेत। यामुळे स्थानिक नागरिकांचा या कोविड सेंटरला विरोध होत आहे। हे कोविड सेंटर इथून दुसरीकडे हलवण्यात यावं अशी मागणी नागरिक करत आहेत। रितसर या सेंटरला मान्यता असल्यामुळे इथून हेच सेंटर हलविण्यात येणार नसल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिली आणि व्यवस्थितपणे काळजी घेऊन या ठिकाणी रुग्णांवर उपचार केले जातील असेही डॉक्टरांनी सांगितले। परिसरातील नागरिकांना सेंटरचा कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल अशी प्रतिक्रिया डॉक्टरांनी दिली। मी व्यवस्थापक यांचं संजोग कोविड सेंटरचे जितेंद्र पाटील।
आता थोड्या वेळापूर्वी नगरसेवक आले होते आणि कोणते नगरसेवक आले ते? रवी सपकाळे म्हणून हां, काय बोलले? पण बंद करा ते करा कारण त्यांच्या गाड्यांना त्रास होत होता असं म्हणून. पण आता ते सर्व आपलं प्रकरण मिटलं आहे. आपल्या बाजूच्या याच्यामध्ये आपण त्याची सर्व हे करतो आहे प्रोसेस की पार्किंगसाठी आणि लोकांना बसण्यासाठी. आज रोजी किती पेशंट ॲडमिट आहे या? आपले इथं टोटल आता 29 पेशंट आहे. हां, तर सर्व ऑक्सिजनवर आहे काय? हो सर्व ते आहे. हां, तर तुम्ही रिसर परमिशन वगैरे घेतली? आपली सर्व रीतसर परवानगी आहे हां, सिव्हिल सर्जनकडनं कलेक्टरकडनं वगैरे. हां, आणि याला ही परवानगी येते टोटल. याला विरोध काय आता विरोध इथं आजूबाजूचे जे राहणारे आहे ते म्हणतात की इथं असं होतं ते. आता साहजिक आहे त्यांना बी बाजूला फॅमिली राहतात ते राहतात पण आता काय करणार ते तर चालू तर करावंच लागेल कारण एवढे आपले कोविडचे रुग्ण वाढले आहेत त्यांना ठेवायचा कुठं हा प्रश्न आहे. पण आम्ही शक्य तेवढी नाही 110% एवढी काळजी घेतो की आमच्याकडनं बाकीच्यांना कोणालाही त्रास होणार नाही. ये कोविड सेंटर खुला है यहाँ पे समझो इनको 15-20 दिन हुए यहाँ पे खुले हुए. ये बम एरिया है जामनेर रोड का जो SBI एरिया है वहाँ पे अभी इन्होंने जब से खोला है तो इनको कैसे इनका वेस्टेज वगैरह हमारे घर के बाजू में पड़ा रहता है और इनके एम्बुलेंस वगैरह गाड़ियाँ वगैरह सब हमारे घर में घुस के आती है. और समझो जो हमारी गली है ये पूरा गली में आ जाती है गाड़ियाँ वगैरह. और जो इनके पेशेंट के रिलेटिव रहते वो भी हमारे घर के समझो बाहर खड़े रहते, बाहर बैठे रहते. इनको 3-4 बार मना करने के बाद भी ये कोई बात को ध्यान नहीं देते. इसके अलावा इनका सेफ्टी टैंक वगैरह भी साफ़ किया हुआ नहीं है, उसका स्मेल वगैरह आता रहता है. इनका मतलब किसी न किसी प्रकार से समझो हैरेसमेंट करना चालू है. भगवान की दया से हमारे एरिया में कोई भी एक भी पेशेंट कोरोना का आया नहीं हुआ है, लेकिन इनकी वजह से कभी भी आ सकता है. इसका कोई सच्चा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं. आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ऐसी है कि ये जो कोविड सेंटर है इसको है ना आप किसी प्रॉपर ओपन एरिया में शिफ्ट करो, ट्रांसफ़र करो. यहाँ ये कैसे रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे हमारे बच्चे वगैरह सब बाहर रहते हैं और हमारा कैसे यहाँ पे आना जाना रहता है. यहाँ पे SBI बैंक है, माही सर्विस है. यहाँ पे एजेड लोग बाहर बैठे रहते हैं, बैंक वाले. और माही सर्विस में जो आते कस्टमर आते हैं वो भी बाहर यहाँ पे बैठे रहते हैं. पहले मांग यही थी कि कोविड सेंटर से हमको कोई भी विरोध नहीं है. कोविड सेंटर खोला है तो पब्लिक की सेवा के लिए है, लोगों को जान बचाने के लिए है. लेकिन उन्होंने जिस जगह पे खोला है उनको पहले शोधन करना चाहिए था कि कौन सी जगह पे हम खोल रहे हैं. ये आप एरिया देख लीजिए, वहाँ पे डेड एंड है, वहाँ से जाने का रास्ता नहीं है. 9 फीट का रोड है टोटल. सिर्फ जाने का रास्ता यही है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए. उसके बाद इनके जो पेशेंट्स आएंगे उनके एम्बुलेंसेज रहेंगी, उनके जो परिवार वाले रहेंगे उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वो भी आएंगे, उनको भी तकलीफ होगी, उनको भी गाड़ियाँ पार्क करने में दिक्कत होगी और उसके बाद हमको भी तकलीफ होगी. यानी ओवरऑल. और वहाँ पे आप देखिए SBI की ब्रांच है. SBI की ब्रांच में कितने सारे भूसावल के शहर के लोग आते हैं. अब किस किस को इफेक्ट हो सकता है आप वो आप सोच लीजिए. हमारा मतलब वो नहीं है कि यहाँ पे कोविड सेंटर खुलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जगह नहीं है, ये प्रॉपर जगह नहीं है कोविड सेंटर खोलने के लिए. कोविड सेंटर खोलने के लिए जैसे जिस टाइप का जगह चाहिए उस टाइप का उनको खोलना चाहिए. हमको मालूम है कि हमको उनको सपोर्ट करना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें आशंका ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन का डर है. हाँ, परमिशन मिली है वो हमको मालूम है, परमिशन के बगैर उन्होंने खोला नहीं है. लेकिन हमारा भी अगर इतने सारे लोगों का अगर विरोध है तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें बेस है, लॉजिक है. नहीं, सम्मति किससे भी नहीं लिया है. अगर सम्मति लेते हमारा तो विरोध पहले से ही था. हमारे से एनओसी किसी से लिया हुआ नहीं है, किसी से भी एनओसी लिया हुआ नहीं है. हालांकि उनको ये एनओसी लेना चाहिए सबसे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबसे लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने किससे भी लिया नहीं है. अपने आप में पता नहीं क्या करके उन्होंने चालू कर दिया है और ये हमको सही नहीं लगता है. अभी हमने तकरार दी हुई है. ये कोविड सेंटर की कलेक्टर सर से परवानगी मिली हुई है और कुछ लोगों को इसकी मनाही है शायद कि कोविड सेंटर है तो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है. बट एक तरह से कोविड सेंटर हमारे सबके भले के लिए खोला गया है. अभी यहाँ पे बेड्स जब अगर कम होते हैं तो ये कोविड सेंटर बड़े काम आते हैं. तो थोड़ी लोगों की तकरार ऐसी थी कि यहाँ पे थोड़ा वेस्टेज हो रहा है या मास्क अगर 1-2 नीचे गिरा पड़ा है या रिलेटिव्स आ रहे हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं. तो हमने इनको बता दिया है प्रॉपर बायोलॉजिकल बिन्स रखेंगे, थैलियाँ रखेंगे जिसमें वेस्ट रखा जाएगा, मास्क वास्क पूरा उपयोग किया जाएगा. रिलेटिव्स के लिए वेटिंग हॉल रखाया जाएगा जो उन्होंने रखा हुआ है और सामने बैनर लगाया जाएगा. रिलेटिव्स वगैरह अंदर रेसिडेंशियल मोहल्ले में गली में नहीं आएंगे, यहाँ पर ही रहेंगे और वेटिंग हॉल में रहेंगे. और एम्बुलेंस भी यहाँ से लेके अंदर जाएगी ताकि रेसिडेंशियल लोगों को भी दिक्कत ना हो और कोविड सेंटर भी सही से चल पाए. अगर हम कोऑपरेशन करेंगे तो काम सही से होगा. वेळ झाली आहे आता एका ब्रेकची. घेऊयात एक ब्रेक.
ब्रेक नंतर स्वागत. वळूयात पुढील बातम्यांकडे. नाशिक येथील सरकारी रुग्णालयात ऑक्सिजन लिकेजमुळे 22 जणांचा मृत्यू झालाय. भंडारामध्ये देखील असाच रुग्णालयातील गलथान कारभारामुळे 11 बालकांचा मृत्यू झाला होता. या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. प्रशासन हाताळण्यात ठाकरे सरकार अपयशी झालेलं आहे. किमान आता तरी नाशिक घटनेसंदर्भात दोषींवर कारवाई करा अशी मागणी अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी केली आहे. नाशिकमध्ये सरकारी रुग्णालयामध्ये अत्यंत दुःखद घटना झाली. नाशिकमध्ये रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनची लिकेज असल्यामुळं 22 रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. अनेक रुग्ण हे मृत्यूच्या दारामध्ये लढत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये प्रशासनाची लापरवाही, सिव्हिल सर्जनची लापरवाही, तिच्या HODची लापरवाही, त्या ठिकाणी मनपाचे आयुक्त आहेत त्यांची लापरवाही, या प्रशासनाच्या लापरवाहीमुळं 22 लोकांचा मृत्यू झाला आहे ऑक्सिजन लिकेजमुळं. या ठिकाणी हे लक्षात येत आहे भंडारामध्ये सुद्धा 11 नवजात मुलं हे अग्निशामकच्या धुळामुळं, प्रशासनाच्या लापरवाहीमुळं त्या ठिकाणी मरण पावले होते. त्यावर सुद्धा कुठल्या प्रकारचं ठोस पाऊल मुख्यमंत्र्यांना उचललं नाही. आजसुद्धा नाशिकमध्ये ज्या ठिकाणी मनपा आयुक्त, सिव्हिल सर्जन आणि HOD यांचं निलंबन झालं पाहिजे आणि जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर 302चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, हे मुख्यमंत्र्यांना मागणी करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुठंतरी प्रशासकीय बाब हाताळण्यामध्ये असफल झालेले आहे, हे महाराष्ट्रामध्ये वारंवार दिसून आलेलं आहे. म्हणून केंद्र सरकारला सुद्धा विनंती करतो, आरोग्य यंत्रणामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या अनेक जे कारभार चालू आहे याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून कुठेतरी महाराष्ट्राला वाचवलं पाहिजे, महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे आणि या सरकारची निष्क्रियता, या सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक महाराष्ट्रामध्ये दुर्घटना आहे ह्या थांबवल्या पाहिजे. कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में जहां इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कमी और प्राइवेट अस्पतालों का मनमानी खर्च, यह बातें सामने आ रही है, वहीं इतवारी मेन रोड उमरेड स्थित राधे क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अरविंद पंडित कोविड नॉन कोविड मरीजों को 24 घंटे इलाज कर रहे हैं और अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं. इनकी सेवा द्वारा अनेकों मरीजों को राहत भी प्रदान हुई है. डॉक्टर अरविंद पंडित कई दिनों से अपने इतवारी रोड उमरेड स्थित राधे क्लिनिक में मरीजों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं. देश में आए कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने मरीजों के लिए अपनी 24 घंटे सेवा प्रदान की. उनके सेवा द्वारा अनेकों मरीजों को राहत भी मिली है. वह अपने डॉक्टरी पेशे को ही अपना धर्म मानते हैं. शासन के दिशा निर्देशों, नियमों का पालन करने और खुद की सुरक्षा करने. इस कोरोना काल में शासन के दिशा निर्देशों, नियमों का पालन करना और खुद की सुरक्षा करना, बिना कारण घर से बाहर न घूमना, यह ज़रूरी है, ऐसा उनका मानना है. डॉक्टर अरविंद पंडित सर हैं जो अपने कोविड के कार्यकाल में 3 महीने से ज़्यादा के हो गया, अभी पिछला भी कोविड उन्होंने निकाल चुका, वो 1 साल से कंटिन्यूशन में अपना काम कर रहे हैं. और जब उमरेड में अधिकांश डॉक्टर ने खुद को क्वारंटाइन कर दिया, ऐसे वक्त में वही डॉक्टर जो सुबह से लेकर के रात के 1 बजे 12 बजे तक के वो अपने रुग्णों को सेवा देते हैं. तो हमने भी चाहा कि महाराष्ट्र TV 24 में जब जाँच पड़ताल करी तो हमें भी ये सोशल मीडिया में बड़े अधिकांश मैसेज तो वायरल हुए थे. इस बारे में हमने जानकारी जब लिए पेशेंट के प्रति गया तो भी हमको वो चीज देखा कि रात के 12 बजे तक के 24/7 विदाउट स्टॉपेज पे ऐसे डॉक्टर्स का था. तो ऐसे डॉक्टर का वाकई में तारीफेबल है. ऐसे डॉक्टर्स के प्रति महाराष्ट्र TV भी उसमें सत्कर्ता बतरता है. सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र TV में. नमस्कार सर. आप जो कार्यकाल में जो अपने कोविड के संदर्भ में जो अभी अपनी जो सेवाएं दे रही है वाकई में काफी तारीफेबल है, क्योंकि उमरेड की जनता के लिए आप जो दिन रात झड़क रहे हो और जिस तरीके का सेवा आप दे रहे हो रात के 12 और 1 बजे तक के, मैं वाकई हैट्स ऑफ है सर आपके लिए. और आपके बारे में एक और जानकारी थी कि आप लोग जो कोविड के भी पेशेंट को मतलब ये सुना गया है कि आप कोविड के भी पेशेंट को भी देख रहे हो और विदाउट कोविड तो देख ही रहे हो, मतलब दोनों दे. तो आपको इस बारे में किसी प्रकार का डर नहीं लगता? देखिए, डर तो अपनी जगह ठीक है. आज परिस्थिति इतनी गंभीर है कि सभी लोग जो सेवाधारी है वो घर बैठेंगे तो जनता का क्या होगा. और रहा सबसे बड़ा मृत्यु का डर, ये मृत्यु तो एक अटल है, ये आज नहीं कल होने वाली है. लेकिन अपने कारण किसी अच्छे काम होते हैं या कोई किसी की जान बचती है, भगवान ने अपने को गुण दिए हैं तो उसका फायदा अपने भी उठाना चाहिए और जनता को भी देना चाहिए. जी वाकई में जो डॉक्टर साहब का जो कहना था कि ये जो जन सेवा है अधिकांश
अभी जो आप भी देख रहे होंगे और आप इस मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, जो कई सवालिया निशान जो डॉक्टर्स के बदलते हैं, तो इम्यूनिटी हर चीज़ों का बहुत, आप जो सा बोल सकते हो कि हर डॉक्टर उस तरीके का नहीं होता जिससे वाकई में जो आज जो डॉक्टर्स ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के प्रति तो महाराष्ट्र टीवी हमेशा ही खड़ा हुआ है। पर जो आज लोगों की भी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया में उमरेड में जैसे एकमात्र जैसे डॉक्टर्स बचे हैं जो उन्होंने दिन रात अपने जो सेवा दी है, वाकई में तारीफेबल है। डॉक्टर्स भी उनके लिए अपना ये लगे हुए हैं। तो आज सर महाराष्ट्र टीवी के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है और कोविड के कार्यकाल में उन्होंने किस तरीके से रहना चाहिए? मेरी सबसे बड़ी विनती है कि अब तो सबसे पहले घर के बाहर नहीं निकले। आज सर महाराष्ट्र टीवी के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है और कोविड के कार्यकाल में उन्होंने किस तरीके से रहना चाहिए? मेरी सबसे बड़ी विनती है कि अब तो सबसे पहले घर के बाहर नहीं निकले। देश में जब सबसे पहले कोरोना आया था उस समय जो गाइडलाइंस दी गई थी गवर्नमेंट ने, दूरियां रखिए, सैनिटाइजर कीजिए, ये कीजिए, अब सब लोग भूल गए थे। उसका परिणाम ये हो गया कि ना सीरियसनेस किसी ने लिया नहीं, उसके कारण हम आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना हो गया। अभी भी समय है, अभी भी संभल सकते हैं लोग, सीरियसली नहीं है अभी भी फालतू घूमते लोग, ये सब बंद होना चाहिए। और सरकार ने भी इसके प्रति थोड़ा ढीला रवैया जो है अपनाना नहीं चाहिए। जो गलत है, पब्लिक जो फालतू घूम रही है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ताकि उनका डर बढ़े। बिल्कुल सर। और जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास में जो रोज के पेशेंट्स आ रहे हैं जी, वो पेशेंट किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं और ज्यादा करके जो पेशेंट आपके पास में आ रहे हैं वो क्या बता करके आ रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा तो सर्दी खांसी के पेशेंट तो नहीं बोलना, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं। कोरोना का जो माहौल है उनको डर भरा गया मोहल्ले में। आपका बोलना है कि कोरोना के डर के वजह से भी अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं। मोहल्ले में, बस्ती में एक को एक्सपायर हो गया तो वो साधा भी एक्सपायर हो गया होगा, इजी डेथ भी हुई होंगी, एज वाइज भी हुआ होगा, तो लोगों को लगता है कि कोरोना से मरा। तो अब वो अब मेरी बारी है क्या, अब मेरी बारी है क्या, इस तरह की थिंकिंग जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए। मैं पेशेंट को मॉरल सपोर्ट देता हूँ, उनको कंट्रोल करता हूँ, उनको बाकायदा बताता हूँ कि ऐसा आपको कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो उसका 88, 89 का भी O2 रहता है तो 94 पे पहुँच जाता है, ड्यू टू ओनली साइकोलॉजिकल समझाने के ऊपर। सर आप दिन भर में कितना पेशेंट्स को मतलब ट्रीट कर पाते थे और आपका जो समय जाता है एक पेशेंट के प्रति और रात का, तो उसको वजह से कितना पेशेंट आप देख लेते हैं? सर अब मैं ये क्या बता सकता हूँ। देखिए आपका जो दिन का जो जा रहा है तो लोग कितना लोगों का आप देख लेते हैं? मैं तकरीबन 150 के ऊपर पेशेंट देख रहा हूँ सर। और काफ़ी मेरे पेशेंट वापस भी जा रहे हैं, लेकिन मैं बनती कोशिश यही करता हूँ कि पेशेंट को दुख न पहुँचे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दूँ। तो ये थे हमारे डॉक्टर अरविंद पंडित सर जो उमरेड से है। बाकी 12 से 1 बजे तक की जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों के प्रति, उनके प्रति वो एकदम सकारात्मक है और जिसकी वजह से उन्होंने सेवा भी दी है। इस तरीके के और भी मुलाकात हम देखते रहेंगे। तब तक के देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नाशिकच्या रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले। ही बाब अतिशय दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे। माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे। नाशिकच्या रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले। ही बाब अतिशय दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे। माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले। प्रशासनाने तात्काळ गरजूंना मदत उपलब्ध करून देण्याचे काम केले पाहिजे। ज्यांना अन्यत्र हलवण्याची गरज असेल त्यांची पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे। या घटनेची सखोल चौकशी तर होईलच आणि त्यातून नेमकी कारणे सुद्धा माहीत होतील, पण भविष्यात अन्यत्र कुठे अशा घटना घडणार नाहीत या दृष्टीने खबरदारी घेतली पाहिजे, अशी मागणी सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे। कलेक्टर साहेबांशी भेटण्याचं कारण असं होतं की आता ऑक्सिजनची खूप कमतरता आहे, म्हणून आम्ही देखील प्रयत्न करतोय की कुठनं काही ऑक्सिजन आपल्याला मिळू शकेल का। तर त्यातच नागपूरची जी लिको कंपनी आहे त्यांचा स्वतःचा एक इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट आहे। ज्या प्लॅनमधनं काल माझं त्यांच्याशी बोलणं झालं आणि त्यांनी सांगितलं की मी 1 दिवस आड 1 टँकर ऑक्सिजनचा त्या ठिकाणी देऊ शकतो आणि आत्ता तो आपल्याकरता फार क्रिटिकल आहे। आणि म्हणून आत्ता मी या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांना भेटलो आणि त्यांचं कोऑर्डिनेशन करून दिलं त्यांच्याशी आणि टँकरवाल्यांशी सगळं कोऑर्डिनेशन करून लवकरात लवकर तो शक्य झालं तर आजच भरून पहिली केप आज यावी किंवा उद्यापर्यंत यावी, उद्या परवापर्यंत असा प्रयत्न आहे। आणि ते स्वतः नागपूरचे असल्यामुळे त्यांनी नागपूरला प्राधान्य दिलं आहे, म्हणून मी त्यांचे श्री रमेश जयस्वाल यांचे आभार देतो। उपराजधानी
राजधानी नागपुर में यूं तो उद्योग धंधा व्यवसाय करने अनेक मजदूर व्यापारी दूर दराज गांव खेड़े से आते हैं। पहले चरण के लॉकडाउन में लाखों की संख्या में मजदूरों के स्थलांतरण की याद तो आपको होगी ही। दूसरे चरण के बढ़ते कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते नागपुर में व्यापार व्यवसाय करने आए नेपाल के कुछ मजदूर नागपुर के उमरेड में लॉकडाउन के चलते सब बंद होने के कारण अपने राज्य नेपाल जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन मजदूरों से बातचीत की है हमारे उमरेड के प्रतिनिधि राहुल गुप्ता ने। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। फिलहाल नागपुर जिले के उमरेड सवारी बाजार के साइड में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉकडाउन लगने का असर जो अभी रोड पे आया है और कई लोग हैं मेरे साथ में जो यहाँ पे मुझे अभी रास्ते पर चलते हुए दिखे। वाकई में वो भाई साहब से अपन मिलना चाहेंगे। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? नवल सिंह है मेरा नाम, और ये अपने जो धंधा धंधा कर रहे थे बंद हो गए और इसी कारण से भाई नागपुर जा रहे हैं। आप मेरे साथ में और भी लोग हैं, ये सब साइकिल से जा रहे हो, आप लोग जा कहाँ रहे हो? नहीं बस स्टॉप पे जा रहा हूँ, गाड़ी मिला बस स्टॉप पे जा रहा हूँ, गाड़ी मिला तो अभी बंद भी नहीं थी ना। हाँ, तो आप लोग अभी फिलहाल कहाँ जा रहे हो? अभी नागपुर। नहीं, नागपुर से कहाँ जा रहे हो? नागपुर से नेपाल जाएंगे और नेपाल जा रहे हो आप? तो ये नेपाल जाने के लिए आपके पास कोई टिकट अवेलेबल हुई है? नहीं, टिकट ऑनलाइन टिकट ली है। ली है, मिल गई है? हाँ, 23 तारीख को। तो आपका जाने का कारण क्या है? ये अपना धंधा बगैर हो गया, खाने के बांधे आ गए इधर। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल लॉकडाउन का असर है। जो लॉकडाउन का असर ये कई लोगों का है, कई सालों से अपना रात गुजारा कर रहे थे और अभी लॉकडाउन लगते ही वो लोग मार्केट से निकलते हुए अभी वो लोग अपने दिशा फिर नेपाल चले जाने की बात कर रहे हैं। बुलेटिनमध्ये वेळ झाली आहे सध्या इथेच थांबण्याची। तोपर्यंत बघत रहा महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।